हिमालय की वादियों में बसा एक खूबसूरत शहर मैक्लोडगंज, जहां हर कोई जाना चाहता है। तो चलिए हम भी देखते हैं। दोपहर ढलने को थी और हम माता ज्वाला देवी के दर्शन करने के बाद धर्मशाला की तरफ निकल चुके थे। ये 60 किलोमीटर का रास्ता हम करीब 2 घंटे में कंप्लीट करने वाले थे। रात के 8:30 हम मैक्लोडगंज के फेमस चौराहा पर पहुंच चुके थे, जहां हर बार की तरह ट्रैफिक जाम था, क्योंकि आगे रोड सिंगल है। एक ही समय में एक ही साइड की गाड़ियां निकल पा सकती हैं। तो सबसे पहले हमने रूम लेना था, इसलिए हम बाक्षुनाग टेम्पल की तरफ निकल पड़े। यहाँ कार पार्किंग के पास ही हमने रूम लिया और सो गए। अगली सुबह हम 10 बजे सोकर उठे। बाहर मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप निकली हुई थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और चारों तरफ खुशहाली थी। जहाँ कार पार्किंग के ऊपर हमारा रूम था, जो हमें 1200 पर नाइट के लिए मिला था। चलिए आपको रूम भी दिखा देता हूँ। यह रूम बाक्षुनाग टेम्पल के बिल्कुल पास में ही था, यहाँ से करीब 2 मिनट का रास्ता होगा। इसके रेट के हिसाब से देखें तो बेस्ट रूम था, क्योंकि 4 बंदे हम यहाँ सोए थे और रूम काफ़ी क्लीन भी था। रूम से सामान वगैरह उठाने के बाद हम सीधा पहुंच गए ढाबा पर। यह हमारे रूम के बिल्कुल सामने था, जहां पर हमने चाय के साथ पराठे लिए। जहां नाश्ता करने के बाद हम सीधा बाक्षुनाग टेम्पल पहुंच गए। यह एक प्राचीन मंदिर है। वाटरफॉल का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से चलकर आते हैं और मंदिर के बाहर बने पूल में गर्मी के दिनों में नहाकर एंजॉय भी करते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको एक मार्केट मिल जाएगी। यहाँ पर कैफ़ेज़ के साथ साथ बहुत सारी शॉप्स हैं, जहाँ पर लोकल लोगों द्वारा बनाए हैंडमेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिन्हें आप मैक्लोडगंज की यादगारी तौर पर बाय करके अपने साथ ले जा सकते हो। आज मंडे है, फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। अगर आपको आना है तो आप सैटरडे दोपहर यहाँ पहुँच जाओ, थोड़ा रेस्ट करो और शाम के समय जो डीजे बजते हैं, पार्टी का माहौल होता है, जहाँ सारा माहौल ही चेंज हो जाता है। लोग दोपहर रेस्ट करते हैं और शाम को पूरा एंजॉय करते हैं। अगर आप भी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप 2 दिन में धर्मशाला और मैक्लोडगंज अच्छे से घूम सकते हो। बाजार से निकलते ही सामने वाटरफॉल दिखने लगता है, जिसकी दूरी यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर है। रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है। रास्ते में आपको स्नैक्स या चाय की शॉप्स वगैरह मिल जाती हैं और कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर बैठकर चाय के साथ साथ आप जो वाटरफॉल के व्यू का आनंद भी ले सकते हो। आधा रास्ता चलने के बाद हम थोड़ा थक गए थे, तो यहाँ पर हमने थोड़ी रेस्ट करी और सीधा वाटरफॉल पहुँच गए। वाटरफॉल पहुँचने पर रास्ता बहुत ही छोटा था। एक ही समय यहाँ पर एक ही व्यक्ति निकल पा रहा था। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ बने कैफ़े पर बैठकर खाते पीते हैं और एंजॉय करते हैं। हमने भी यहाँ काफ़ी समय बिताया और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी, जो आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर देख सकते हो। कुछ लोग तो अपना खाना पीना लेकर यहाँ नीचे उतर जाते हैं, जो काफ़ी डेंजरस होता है। वाटरफॉल का पानी बहुत ही ठंडा था, फिर भी लोग अपने शूज़ उतारकर इसके अंदर पहुंच चुके थे। वाटरफॉल देखने के बाद हम आगे की जर्नी के लिए निकल पड़े। अभी हम दलाई लामा मिनिस्ट्री के बाद काल चक्रयान टेम्पल देखने के बाद सीधा चर्च जाने वाले थे। अगर आप भी जहां पहुंचने वाले हो तो आप
नड्डी पहुंच सकते हो, जहां पर डल लेक है, और सनसेट का व्यू देखने के लिए नड्डी पहुंच सकते हो। इसके अलावा आप और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ कर सकते हो, जैसे कि पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग और बहुत सारी चीज़ें जो आपको जहाँ पहुँचकर जो पैकेज में मिल जाती हैं। भागशुनाग मंदिर का इतिहास आपको यहाँ मंदिर में अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा। बताते हैं किसी समय यहाँ पर राजा भागशु ने जो पानी चुरा लिया था, और उसी को लेकर जो नाग और भागशु राजा के बीच जो युद्ध हुआ था, उसी इतिहास को दर्शाते ये मंदिर का निर्माण किया गया है। बहुत बार लोगों को यहाँ पहुंचकर कार पार्किंग करने में दिक्कत आती है। आपको बता दूं, इस पार्किंग के अलावा, सामने वाली पार्किंग के अलावा यहाँ और भी 2-3 छोटी छोटी पार्किंग बनी हुई है। यहाँ पर 100 रुपये पर कार जो चार्जेस लिए जाते हैं, वहाँ आराम से आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हो। आज हम दी रॉक कट टेम्पल मैसूर भी जाने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करने के बाद चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली सीरीज़ थाईलैंड की होने वाली है। अभी हम थाईलैंड ट्रिप करने वाले हैं। अभी हम मैक्लोडगंज की फेमस पॉइंट भागशुनाग वाटरफॉल की तरफ से आ रहे थे, और यहाँ से सीधा बौद्ध धर्म के प्रमुख 14 दलाई लामा मोनेस्ट्री देखने वाले थे। अभी सबसे पहले हमने गाड़ी पार्किंग में लगानी थी, जो यहाँ के फेमस चौराहा के बगल में ही थी। पार्किंग के बिल्कुल सामने हमें सीढ़ियाँ मिल गई, जहाँ से हम ऊपर आए और सीधा बाजार की तरफ चल पड़े। इस पॉइंट पर बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं। यहाँ से करीब 5 रास्ते निकलते हैं। नड्डी, धर्मकोट, भागशुनाग, चर्च, दलाई लामा मोनेस्ट्री, धर्मशाला, सभी रास्ते यहीं से होकर निकलते हैं। धर्मशाला से मैक्लोडगंज आप टैक्सी, बस और रोपवे से भी आ सकते हो। इस रास्ते पर सबसे पहले हमें कालचक्र टेम्पल दिखाई दिया। ये लाल कलर में बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई थी। इसके चारों ओर परिक्रमा पर गोल्डन प्रेयर व्हील लगाए गए थे। मंदिर के अंदर एक विशाल प्रेयर व्हील था, जिसे काल चक्रयान नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है, जब कोई इंसान इसे मंत्र उच्चारण करते हुए घुमाता है, तो प्रेयर व्हील के घूमते रहने तक उस व्यक्ति का मंत्र जाप होते रहता है। यह मोनेस्ट्री 3 फ्लोर की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई थी, जहाँ सबसे ऊपर भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। और आपको बता दें, नेक्स्ट ट्रिप हम थाईलैंड करने वाले हैं। वहाँ पर जो सोने की विशाल प्रतिमा है भगवान बुद्ध जी की, उसके दर्शन भी आपको करवाएंगे और पटाया बैंकॉक भी घुमाएंगे। यहाँ से हम दलाई लामा मोनेस्ट्री जाने के लिए आगे बढ़े। रास्ते में ही हमें रोप वे की बिल्डिंग मिली, जहाँ से लोग धर्मशाला के लिए रवाना हो रहे थे। यहाँ पर आपको तिब्बतियन कल्चर और मार्केट देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर तिब्बतियन फूड का भी आनंद लेते हैं। थुपका उनमें से एक है। मैक्लोडगंज धर्मशाला के बिल्कुल करीब है, फिर भी यहाँ का टेम्परेचर धर्मशाला से 3 से 4 डिग्री माइनस में रहता है, जहाँ पर काफ़ी ठंड रहती है। यह दलाई लामा मोनेस्ट्री का एंट्री गेट था। यहाँ पर एंटर होने के लिए आपको मास्क पहनना जरूरी था। अंदर एंटर होते ही हमें बहुत ही खूबसूरत कलाकृति के नमूने देखने के लिए मिले, जो इतिहास को बयान कर रहे थे। यह बौद्ध धर्म के प्रमुख 14 दलाई लामा जी का निवास स्थान है, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस मोनेस्ट्री को देखने के लिए हम अंदर गए। यहाँ पर काफी शांति थी और बहुत ही ज्यादा सफाई थी। यहाँ पर भगवान बुद्ध जी के अलावा बहुत सारी और प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। बौद्ध धर्म की कालचक्र पूजा विश्व शांति के लिए अद्भुत प्रार्थना मानी जाती है। कालचक्र अभिषेक द्वारा शांति, करुणा, प्रेम और अहिंसा की भावना को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। कालचक्र पूजा में शामिल होने के लिए जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है। विश्व कल्याण के लिए
सत्य, शांति, अहिंसा, दया, करुणा, क्षमा जैसे मान्य मूल्यों को स्थापित करने के लिए काल चक्र पूजा विशेष महत्व रखती है। काल चक्र अनुष्ठान पर देश दुनिया के लोग जाति और धर्म का भेदभाव मिटाकर एकजुट होते हैं। अगर आप भी यहाँ आने वाले हो तो इस स्थान पर जरूर विजिट करना, यह आपके लिए नया एक्सपीरियंस होने वाला है। अभी हम जहाँ से सीधा चर्च जाने वाले हैं। दलाई लामा मिनिस्ट्री देखने के बाद हम निकल चुके थे सेंट जॉन इन दी विल्डरनेस चर्च देखने, जो कि 1852 में बना था और मैक्लियोडगंज का एक और फेमस प्लेस था जो कि धर्मशाला से मैक्लियोडगंज के रास्ते में ही मौजूद था। हमें दूर से ही चर्च दिखाई देने लग पड़ा था, जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था क्योंकि चारों तरफ जंगलनुमा एरिया था और चर्च को भी चारों तरफ पेड़ों ने घेर रखा था। हमने गाड़ी रोड पर ही पार्किंग में लगा दी और चर्च देखने के लिए आगे बढ़े। यह चर्च जॉन दी बैप्टिस्ट को समर्पित है। 1863 में ब्रिटिश भारत के वाइसरॉय लॉर्ड एल्गिन वो भी यहीं दफन किए गए थे। यह जंगली एरिया है, इसलिए रात को यहाँ आने की मनाही है क्योंकि जंगली जानवर यहाँ आम घूमते रहते हैं। कुछ साल पहले यहाँ पर पास्टर हुआ करते थे जिन पर किसी जंगली जानवर शेर चीते ने अटैक कर दिया था, तो उसके बाद आज तक यहाँ रात को कोई भी पास्टर नहीं रहते। लॉर्ड एल्गिन की पत्नी ने उनकी याद में इस चर्च के अंदर बहुत ही खूबसूरत ग्लासेस लगवाए थे जो आज भी मौजूद हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। चर्च के बाहर ही एक साइड में एक विशेष धातु से बनी बेल लगी हुई है जो पुराने समय से यहीं पर है और इसे अभी चारों तरफ से कवर कर दिया गया है। यह चर्च जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो, जब 1905 में कांगड़ा में भारी भरकम भूकंप आया था, उस वजह से काफ़ी सारी जो इमारतें थी चकनाचूर हो गई थी, 20,000 लोग मारे गए थे। उस वक्त भी इस चर्च का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो आप देख सकते हैं कितनी पावरफुल है ये चर्च। इस चर्च के बिल्कुल बगल में बहुत ही खूबसूरत कलाकारी की गई थी। जब हमने इसके पास जाकर देखा और जाना, लॉर्ड एल्गिन वो यहीं पर दफन किए गए थे। यहाँ चारों तरफ लगे देवदार के लंबे लंबे पेड़ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसकी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर प्री वेडिंग शूट करने के लिए आते हैं। मूवीज और सॉन्ग के सीन भी यहाँ शूट होते ही रहते हैं। हमने भी यहाँ बहुत सारी फोटोज क्लिक करी क्योंकि लोकेशन बहुत ही बेस्ट है। ये प्लेस बहुत ही खूबसूरत और शांति देने वाली थी। अगर आप भी मैक्लियोडगंज विजिट करने वाले हो तो धर्मशाला से मैक्लियोडगंज के रास्ते में ही पड़ जाता है ये चर्च, यहाँ जरूर आना। तो चर्च देखने के बाद हम आगे की जर्नी के लिए निकल पड़े, जो था द रॉक का टेम्पल मैसरूर।
सुबह के 10 बज चुके थे और हम मैक्लियोडगंज से मसरूर गांव की तरफ निकल चुके थे। दी रॉक कट टेम्पल की दूरी यहाँ से 45 किलोमीटर थी, जिसे हम 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट करने वाले थे। रास्ते की जानकारी के लिए हमने गूगल मैप लगा रखा था। गूगल मैप ने जो रास्ता बताया ये एक लोकल सिंगा रोड था जो एक घने जंगल में से होकर गुजर रहा था। और हाँ, इस रोड पर आपको कोई ढाबा या कोई खाने की दुकान नहीं मिलेगी। आप खाने पीने का सामान अपने साथ कैरी करके लेकर जाना। करीब 1.5 घंटा चलने के बाद हम मसरूर गांव पहुंचे। यहाँ पास ही में एक चट्टान के ऊपर बनाया गया था द रॉक कट टेम्पल मसरूर। यह मंदिर साउथ इंडिया के नागाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया है, जो भगवान शिव, विष्णु और हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। इसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। यहाँ एंट्री करने पर ही एक ASI द्वारा चेतावनी का बोर्ड लगाया गया है। अगर कोई बंदा यहाँ कुछ चेंजेस करता है या किसी तरह का नुकसान पहुँचाता है तो उसे 2 साल की कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा, या दोनों भी हो सकते हैं। सामने एक टिकट काउंटर है, यहाँ पर 20 रुपए पर पर्सन एंट्री फीस ली जाती है, ताकि जो क्लीननेस और साफ सफाई का ध्यान रखा जा सके। यहाँ स्कैन करने के बाद एक वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाता है। यहाँ पर डिटेल्स देने के बाद टिकट डाउनलोड हो जाती है। इस मंदिर और लोकेशन की जानकारी बहुत कम लोगों को है, जिसके कारण यहाँ टूरिस्ट बहुत कम पहुँच पाते हैं। इस मंदिर को हिमालय का पिरामिड नाम से भी जाना जाता है। यह मान्यता है इस मंदिर को 8वीं सदी में एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया था। यह कितना पुराना है, किसने बनवाया, इस बात का कोई सबूत नहीं मिल पाया। इस मंदिर के बारे यहाँ लोकल लोगों में बहुत सारी दंत कथाएं प्रचलित हैं। यह मंदिर सी लेवल से 2500 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह इंडिया का इकलौता ही मंदिर है जो एक बलुआ पत्थर चट्टान को काटकर तराश कर बनाया गया है। ऐसा बताते हैं इसकी नक्काशी करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से बुलाए गए थे। इस मंदिर के बाहर शिवलिंग स्थापित किया गया है। और इसके आंगन में तुलसी लगाई गई है। इस मंदिर के दरवाजे पत्थर से बने हुए हैं, जिसे स्वर्ग द्वार भी बोला जाता है। कहते हैं पांडव अपने स्वर्गरोहण से पहले यहीं पर रुके थे। मंदिर के बाहर हनुमान जी, भैरवनाथ जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ऐसी भी मान्यता है आज भी यहाँ पर माता सीता, राम और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। मंदिर के अंदर तीनों पिंडी रूप में स्थापित किए गए हैं। मैंने तो आज पहली बार ऐसी प्रतिमाएं देखी हैं। अगर आपने कहीं पहले देखी हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। इस मंदिर के अंदर पैसे या किसी तरह का प्रसाद रखने की मनाही है। समय की मार और बार बार आते भूकंप की वजह से मंदिर को काफ़ी नुकसान हो चुका है। 1905 में आए भूकंप की वजह से जब हजारों लोग मारे गए थे, उसी समय इस मंदिर को भी भारी नुकसान हुआ था।
इसकी लेफ्ट साइड पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इतना सब होने के बाद भी आज भी ये मंदिर बहुत खूबसूरत दिखता है। इसे अजंता एलोरा ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है, हालांकि ये उनसे भी काफ़ी पुराना है। यहाँ की दंत कथाओं में यह बात प्रचलित है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय करवाया था। इस मंदिर को कभी भी पूरा नहीं बनाया जा सका क्योंकि बलुआ पत्थर होने के कारण तराशी करते समय इसमें काफ़ी सारी दरारें आ गई थी। कुछ लोग बताते हैं पांडवों के निवास का कौरवों को पता चल गया था, इसी वजह से मंदिर अधूरा छोड़कर उन्हें आगे बढ़ना पड़ा था। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको एक काम की बात बता देता हूँ। अगर आप भी मंदिर देखने जा रहे हो तो आप सुबह से दोपहर के 2 बजे के पहले ही जाना, क्योंकि फेस जो है मंदिर का वो पूरब की तरफ है। जब भी सूरज की रोशनी पड़ती है तो सामने से अच्छा व्यू आता है और फोटो भी अच्छी आती है। दोपहर 2 बजे के बाद सूरज मंदिर के बैक साइड चला जाता है, जिससे मंदिर की परछाई इसके ऊपर पड़ने लगती है, तो कुछ भी व्यू अच्छा नहीं आता। इस मंदिर में जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं वो भी पत्थर को काट कर ही बनाई गई हैं। मंदिर के पास ही एक व्यू पॉइंट बनाया गया है, यहाँ खड़े होकर आप मंदिर का अच्छे से व्यू ले सकते हो और मंदिर के आसपास दूर दूर तक देख सकते हो। इस मंदिर के जो पूरब साइड आप देख रहे हो ये धौलाधार रेंज है, जहाँ पर जब स्नोफॉल हो जाता है तो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। इस पॉइंट पर खड़े होने के बाद आपको चारों तरफ व्यू देखने के लिए मिल जाता है। सामने मसरूर गांव देख सकते हो और मंदिर के चारों तरफ का व्यू काफ़ी खूबसूरत देखने के लिए मिल जाता है। ये मंदिर के जो आसपास 15 और सहायक मंदिर थे जो भी नष्ट हो चुके हैं, उनका जो मलबा बचा हुआ है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। मंदिर के सामने बनी झील पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए बनवाई थी। इस मंदिर के पास एक कैंटीन भी है और सरकारी स्कूल भी है यहाँ कैंटीन में आप कुछ खाना पीना चाहो खाना भी बन जाता है, चाय वगैरह भी मिल जाती है। तो आज हमें बहुत ही एक अनोखी चीज़ देखने के लिए मिली। ये मसरूर गांव का ट्रिप पैसा वसूल ट्रिप था। आपको कैसा लगा आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मंदिर देखने के बाद हम आगे की जर्नी के लिए निकल चुके थे। वैसे तो हमने धर्मशाला का ट्रिप पूरा कर लिया था। मैक्लियोडगंज की आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहां से देख सकते हो।
फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करने के बाद चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।